जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। सपने देखना कभी मत छोड़िए। कोई अगर आपसे ये कहता है कि अरे ये का हुई, ये कैसे हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। जैसे जब भी मेरा जौनपुर आना होगा या उत्तर प्रदेश जब भी आना होगा, तो मैं चाहती हूँ कि हम कोई वर्कशॉप करें जिसमें मैं उन्हें कुछ तो बता सकूं जो भी मैंने सीखा है। बंगाली तो हम लोगों को आती नहीं, लेकिन वॉइस ऐसी है कि फिर भी जो है लगता है कि मैं सुनता ही जाऊं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौपाल लाइव में। मैं हूं आनंद देव। आज हम आपको जौनपुर की एक ऐसी बेटी से मुलाकात कराएंगे जिसने गायकी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। बचपन से ही गुनगुनाने वाली वो बेटी आज बॉलीवुड के लिए काम कर रही है। बहुत सारे एल्बम और बहुत सारे गीत उनके आए हैं। नाम है ऋचा नारायण। ये जौनपुर शहर का ईसापुर मोहल्ला है और हम ऋचा के घर के बाहर हैं। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी आपका। और पहली बात तो आपको इस कामयाबी के लिए बहुत सारी ढेर से मुबारकबाद कि आप बॉलीवुड के लिए सिंगिंग कर रही हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे जौनपुर जैसे शहर में रह के आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ से हुई जो है, तो इतना ऊंचा ख्वाब आपके मन में पहले से था या कब से स्ट्रगल शुरू किया और इस मुकाम पर पहुंची हैं? ख्वाब तो पहले नहीं था। जैसे हर बच्चे का ख्वाब बचपन में, आप स्कूल जा रहे हैं, किसी को आप डॉक्टर बनते हुए देख रहे हैं, किसी को आप इंजीनियर बनते हुए देख रहे हैं। मैं भी सोचती थी कि डॉक्टर बनूंगी। गाती बचपन से ही थी, इसलिए कभी ये अंदाज़ा नहीं था। हम जिस शहर में रहते हैं हमें इतना पता नहीं होता है कि ये चीज़ें प्रोफेशन आप इसे बना सकते हैं। बचपन से हमें हमेशा शौक की तरह से ही संगीत को हम लोगों ने गाया है, किया है। लेकिन एक आगे बढ़ने के बाद एक कंपटीशन सारेगामापा, जी टीवी, जब आप शहर से बाहर निकल के दूसरी दुनिया में जाते हैं और नए ऐसे लोगों से मिलते हैं जो संगीत में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ जो आप प्रोफेशन के तौर पे भी कर सकते हैं, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं करना, तो ऐसे बहुत कम लकी लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी शौक की चीज़ों को अपने प्रोफेशन में ढाल सकते हैं। तो शायद धीरे धीरे बड़े होने के बाद और बॉम्बे जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोफेशन है, ये सिर्फ सिंगिंग शौक या तौर पर नहीं है, यही मेरा काम है। मेरा मतलब ये है कि जब आप मुंबई यहाँ से गई तो मन में कोई सपना लेके गई होंगी कि हमको सिंगर बनना है, या और किसी उद्देश्य से गई और अचानक जो है इस क्षेत्र में आ गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। कुछ और उद्देश्य कभी था ही नहीं। प्लेबैक सिंगर बनना ये ख्याल था जी। देखिए, जैसे आपको भी याद होगा बचपन में आप सब भी छोटी लता मंगेशकर के नाम से बुलाते थे। सारा अखबारों में यहाँ छपता था जो है जी। तो लता मंगेशकर बनेगी, बड़ी होके लता मंगेशकर बनेगी, यही सब सुना है मैंने। मुझे पता नहीं था कि बड़ी होके लता मंगेशकर बनके मैं क्या करूंगी, मुझे पता नहीं। बस ये पता था कि गाने गाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें और क्लियर हुई और एहसास हुआ कि हाँ, लता मंगेशकर बनना क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी मेहनत क्या है, तो शायद तब चीजें बदल गई। मेरा काम मेरे लिए बदल गया, सपना बदल गया वहां तक पहुंचने का। जैसे अभी क्या काम हो रहा है मुंबई में? किस फिल्म के लिए कोई अगर काम हो रहा है या कोई उस गाना आपका हो? मैं फिल्म्स के लिए भी गा रही हूँ। मैंने राम गोपाल वर्मा के लिए गाया है जी। मैंने राजनीति फिल्म में सोनू निगम जी के साथ, उनके साथ भी मैंने गाया राजनीति में। तिवारी, नकाश अजीज, इन लोगों के साथ भी मैंने फिल्में की हैं। और उसके अलावा मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी चैनल, और काफ़ी सारे सीरियल्स जो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें भी गाई हैं। इस वक्त मैं इंडस्ट्री के बहुत ही कोर और बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट लोगों के साथ, जो मेन क्रीम पीपल है, उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। सनी एमआर, शादाब रहीम, राहुल तिवारी, ये लोग ऐसे लोग हैं, नकाश अजीज, ये लोग ऐसे लोग हैं जो
जो इस वक्त भी इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं मैंने। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त हाथ में, चीज़ें आएंगी बहुत जल्दी, आप लोगों को पता भी चलेगा। हाँ, अभी तक जो आपने गाया है उसमें सबसे, अगर हम बात करें कि सबसे पॉपुलर गीत कौन सा रहा? बचपन से जो गाया है वो तो है मेरे वतन के लोगों ही है, जो लोगों को बहुत पसंद आया है हमेशा से। अपने गानों में जो मैंने गाए हैं, बहुत सारे गाने हैं, हर जगह का एक अपना क्राउड है, सीरियल का एक अलग क्राउड है। जब उनके ऑडियंस से मैं मिलती हूँ तो वो अलग अलग सीरियल्स के गाने मुझसे पूछते हैं कि आप प्लीज़ ये गा के सुनाइए, आप वो गा के सुनाइए। फिल्मों का एक अलग क्राउड है, तो गाने अच्छे ही रहे हैं। मेरी अपनी एक अलग चॉइस है, गानों की एक अलग पसंद एक अलग है, लेकिन हाँ। बचपन में भी जब आप गाती थी, बहुत सारे कार्यक्रम में, जौनपुर में भी, विश्वविद्यालय में भी आपने कार्यक्रम किया था। तो ऐ मेरे वतन के लोग, जब लोग सुनते थे तो हमने देखा है बहुत सारे लोगों के आंख से आंसू छलक जाते थे जो है। और आपका नहीं लगता जो है कि वो जब जो वॉइस है, आवाज़, अगर पर्दे के पीछे से अगर आप गा रही हैं तो कोई इमेज कर सकता है कोई भी कि शायद ये लता जी की ही आवाज़ है? ये तो देखिए बहुत बड़ा वो है मेरे लिए, अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मेरे लिए ये खुद के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन शायद ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोगों को ऐसा महसूस होता है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि जब मैं पर्दे के पीछे भी गाऊँ तो आप लोगों का दिल वैसे ही भरे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जब भी कोई गाना मैं गाने की कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ से गाऊँ और आपके भी यहाँ तक ही वो पहुँचे। तो कोशिश यही है हमेशा। जैसे ये गीत जो है, आप एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको सुना दें। ऐ मेरे वतन जी बिल्कुल जी। मैं शुरुआत से सुनाऊं उसे, क्योंकि वो काफी लंबा गीत है, या फिर नहीं, कुछ लाइनें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या बात है। बचपन में जैसे आप जब ये सिंगिंग की तरफ अपना करियर बनाने का एक मतलब ठान ली होंगी जो है कि हमें सिंगिंग में करियर बनाना ही है, तो इसके लिए घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी का मिलता था कि पापा का, या दोनों का? मुझे पूरे परिवार का सपोर्ट रहा हमेशा। मतलब मैंने घर में शायद मुझे ही कभी कोई काम करने दिया गया हो, मेरी बहनों ने कभी कुछ करने ही नहीं दिया। उस टाइम पे मैं हमेशा पापा के साथ बैठ के गाना गाती रहती थी हमेशा। तो मेरी रियाज का जो टाइम रहा, सारी चीज़ों का टाइम रहा, वो पिताजी के साथ बैठ के गाने गाने में ही गुजर गया। मतलब वो मेरे लिए रियाज ही था पूरा, क्योंकि गुरु और ऐसा कुछ बहुत जौनपुर में बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाए, लेकिन कुछ लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा गुरु की तरह से। पर दौड़ा भागी जितनी भी हुई है मेरे जीवन में, वो पिताजी ने ही की है हमेशा, बचपन से लेके आज तक। जब मैं थक जाती थी, जब मुझे पता भी नहीं होता था कि क्या चल रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तभी भी वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और तो एक तरीके से पूरे परिवार का सपोर्ट रहा हमेशा, और पिताजी हमेशा, उनका हाथ ऐसे ही था सर पे हमेशा। अच्छी बात। जैसे आपने बताया शुरू में कि पहले सपना हमारा भी था हम बच्चों की तरह कि हम डॉक्टर बनेंगे या और कुछ बनना है जो है, तो ये सिंगिंग के क्षेत्र में ये आपके इस करियर का टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा जो है, क्या रहा कि जहाँ से आपका बिल्कुल बदल गया एम कि अब हमें सिंगर बनना है? जब ये सारेगामापा और ये सारी चीज़ें की थी तभी एक इनकरेजमेंट तो मिलता ही है। हाँ। क्योंकि आप एक बहुत बड़े स्टेज पर खड़े हैं, जहाँ मैंने ओपी नैयर के सामने गाया था, ओपी नैयर साहब के सामने गाया था, और उन्होंने आके आशीर्वाद दिया, उन्होंने आके प्यार दिया।
हम बच्चे रहते हैं, हमें इतनी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। उस वक्त आपको जीतने हारने का ज़्यादा फिक्र रहता है, क्योंकि हमेशा जीतना है ये एक चीज़ रहती है। लेकिन जीतने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जबकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस वक्त भी जीती ही थी। लेकिन जीतने के लिए ज़िंदगी में जीतना बहुत ज़रूरी है, रादर देन उस मोमेंट पर जहाँ आप हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ी मेरी लाइफ में ऐड ऑन हो गई। 2006 में मैं और पापा हम लोग बॉम्बे गए थे, संजय लीला भंसाली सर की सांवरिया फिल्म के ऑडिशन के लिए गए थे हम वहाँ पर। और उस वक्त जो उनका प्यार और इनकरेजमेंट मिला था, जिस तरह से उन्होंने पापा से भी कहा कि आप इसे यहीं छोड़िए, ये यहीं के लिए बनी है, इसे वापस लेकर मत जाइए, इसकी पढ़ाई लिखाई सब यहीं होनी चाहिए। लेकिन बाप का दिल होता है, वो अपनी बच्ची को, मैं बहुत छोटी थी, मैंने जस्ट 12th पास ही किया था या 11th में थी, मैं शायद 11th में थी, और वहाँ पर गए और लेकिन कर नहीं सकते थे वो चीज़ें। लेकिन वो बहुत बड़ा एक मौका था मेरे पापा के लिए भी और मेरे लिए भी, सिर्फ इस बात को महसूस करने का कि एक बड़े शहर में रह के भी काम कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी भीड़ में जहाँ दुनिया आके अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है, वहाँ रह के भी काम किया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा पुश था हम सब लोगों के लिए, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि जौनपुर से निकल के काम किया जा सकता है, क्योंकि जौनपुर में तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। मैं मनोज तिवारी जी और बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ काम कर रही थी, एल्बम्स कर रही थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है हम सब के लिए। जिस मुकाम पर आप हैं अभी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा संघर्ष आपने किया। आप ही की तरह बहुत सारी लड़कियां, लड़के जो गाते गुनगुनाते हैं, ऐसे जो है उनकी प्रतिभा की पहचान नहीं हो पाती, और उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें उस मुकाम पर पहुंचने के लिए करना क्या है, है ना? बिल्कुल। तो अब आपने तो बहुत संघर्ष किया, जो है आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे, तो हमें चाहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ उनका मार्गदर्शन करें। मैं सिर्फ एक चीज सबसे पहले बोलूंगी, अगर उन्हें ये पता है कि वो गाते हैं और उन्हें गाना है, उनके जीवन में यही एक सांस, उनकी सांस, उनका जीवन, खाना पीना, अगर सब कुछ यही है, तो उन्हें सबसे पहले सिर्फ गाते रहना चाहिए। सिर्फ गाते रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। आपको शायद याद होगा, हम टीडी कॉलेज में एक परफॉर्मेंस हुआ था जब सुषमा स्वराज जी आए हुए थे, और वहाँ पे भी हमने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। उन्होंने गुदड़ी में लाल का एक संज्ञा दी थी, उन्होंने दिया था। बिल्कुल। आज ये बातें समझ में आती हैं कि तब तो सिर्फ ये पता था कि मैं गा रही हूँ, किस लिए गा रही हूँ, किसके लिए गा रही हूँ, ये अंदाजा नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं किस लगन से कर रही हूँ। कुछ पाने की चाहत वो धीरे धीरे अपने आप में जागने लगेगी जब वो चीज आपके अंदर एक घर बना लेती है। उसके अलावा अब आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो मैं उन सारे लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप गाते रहिए, आप गुनगुनाते रहिए, आप रियाज करते रहिए और अपने आप को तराशते रहिए हर दिन। जिस दिन मौका मिलेगा वो सिर्फ एक चुटकी बजाते ही चीजें हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले की जो जर्नी है ना, वो यही है, हमें अपने ऊपर काम करना है इससे पहले कि कोई हमारे ऊपर काम करे। यहाँ कोई नहीं है ऐसा जो आपके ऊपर काम करेगा। आपको अपनी मेहनत खुद करनी है, आपको अपनी सींग को खुद, है ना, पत्थर में रगड़ते रहना है कि जिस दिन जंग के लिए आप तैयार हो तो उस दिन आपसे कोई ये ना कहे कि जाओ बेटा और प्रैक्टिस करके आओ थोड़ा। बिल्कुल। तो मैं उन सब बच्चों के साथ, मैं अपने जौनपुर शहर के साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे से जो भी हो सकता है एक नॉलेज के तौर पर, देखिए पैसा, चीजें, अपॉर्चुनिटी, ये ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर देता है, लेकिन नॉलेज के लिए ईश्वर आपको नॉलेज नहीं देता है। आपको नॉलेज ढूंढना पड़ता है, आपको ज्ञान खोजना पड़ता है कि मैं इसको कैसे, क्योंकि मैंने किया है, मैं जानती हूँ। भीड़ में भी आप दौड़ते हुए आप लोगों से सिर्फ ये, मेरे अंदर सिर्फ एक ही ललक रहती थी, इतना काम करने के बाद भी मैं आज भी सिर्फ ये सोचती हूँ कि जिस जगह पर हूँ मैं उनसे क्या सीख रही हूँ इस वक्त, जो मेरे कल के लिए मुझे काम आएगा। आज भले ही हमें लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ या इससे भी ज्यादा कुछ बेहतर करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन कल के लिए तैयार जो होना है वो आज ही होंगे। जो आपसे मैं सीख रही हूँ, मैं सामने से सीख रही हूँ, जो मुझे बताया जा रहा है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैं उन बच्चों के साथ जो भी करना चाहते हैं संगीत, मैं उनके लिए हमेशा हूँ। मैं जब भी जौनपुर आऊंगी मैं चाहती हूँ कि ऐसे वर्कशॉप्स हों जहाँ मैं उन्हें टेक्निक्स बता सकूँ कि आप इस तरह से रियाज कीजिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। इस तरह की चीजों को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, जो बहुत बारीकियां हैं, जिसे सीखने में मुझे 12 साल लग गए। मुझे 12 साल लगे इन चीजों को सीखने में, और सच बात है ये एक साल में आएगा भी नहीं।
आपको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा अपनी चीजों के लिए, लेकिन अभी चीजें काफी आसान नहीं, हो गई हैं। एक चीज ये जो है, जैसे हमने गांव की बात की कि गांव के बच्चे बहुत ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, तो एक तो ये है कि भाई वो किसी एक सिंगर की नकल करते होंगे, बिल्कुल। है ना। और एक ये होता है कि भाई किसी एकेडमी में बाकायदे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है, तो ऐसे नकल करके जो गा रहा है वो भी सक्सेस होने का जो है वो सपना देख सकता है ऐसे, या एकेडमिक शिक्षा जरूरी है उसके लिए? कुछ बारीकियां ऐसी होती शिक्षा हैं। तो बहुत जरूरी है। देखिए, नकल करना तो मैं अगर आपकी नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जब आप हैं तो मेरी जरूरत क्या है? अगर आप हैं और मैं आपकी ही नकल कर रही हूँ, तो मैं हमेशा सेकंड कॉपी ही हूँ। यस। मैं फर्स्ट कॉपी तो कभी भी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि आप तो हैं मेरे आंखों के सामने। और रही शिक्षा की बात, तो बिना गुरु के ज्ञान है ही नहीं। मैं भी किसी की गुरु नहीं हूँ, मैं भी आज भी सीखती हूँ। मैं वेस्टर्न वोकल सीखती हूँ, मैं क्लासिकल सीख रही हूँ, उसके अलावा मैं पियानो सीख रही हूँ। तो सारी चीजें जो मेरे संगीत में मुझे और बेहतर और मुझे उसके अंदर उस समंदर में डाल सके, उससे रिलेटेड मैं सारे काम कर रही हूँ। तो जो बच्चे हैं जो नकल कर रहे हैं, करें, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है। बचपन में मैंने लता जी की ही नकल की है, वही गुरु रही है मेरी एक वक्त पे जब कोई गुरु नहीं था। अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक मौके पर जाकर आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको सेकंड कॉपी बनकर रहना है या आपको उससे एक कदम आगे बढ़ाना है। तो तभी आप अपने आप को भी तराशना चालू करते हैं। आपको अपने आप को भी पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके अलावा। आने वाले समय में ऋचा के कोई गीत ऐसे जो नई किसी फिल्म में आ रहे हों? बिल्कुल आ रहे हैं। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ईश्वर बिल्कुल चाहेगा तो इस साल काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, अगर ये लॉकडाउन की सीन नहीं हुआ था तो। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। किस फिल्म में आएंगे? ये सब चीजें रिवील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोस्टली नहीं, मैं एक रियलिटी बताती हूँ, हम प्रोडक्शन हाउस के लिए नहीं गाते हैं। कोई भी सिंगर कभी किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए नहीं गाता है, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाता है। अब वो डायरेक्टर के ऊपर है के लिए गाता है, करेक्ट। कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी वो गाने जिस फिल्म के लिए वो तैयार कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो गाने उस पिक्चर में जाए, वो गाने किसी और फिल्म में भी जा सकते हैं, पसंद के ऊपर है। तो अभी एक कलेक्टिव काम होने लगा है, मतलब अभी म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फिल्म का, सब लोग एक साथ बैठते हैं, वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चीजें डिसाइड करते हैं। एक साथ 25 गाने उन्हें सुनाए जाते हैं। सीन के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से गाने चूज होते हैं, जो जहाँ फिट बैठेगा वहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये मैं कह सकती हूँ कि गाने बहुत हैं, काम बहुत है, चीजें बहुत आएंगी आगे। और एक चीज और भी कहूँ तो इतना सोचती भी नहीं हूँ मैं कि क्या किस में आएगा, क्या किस में नहीं आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ी इस वक्त खुशी की बात यह है और अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करना चाहती थी, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ और सोच नहीं रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की चीज यही है कि कल तक मैं जो सोचती थी कि काश मैं इनके साथ काम कर सकूं, काश मैं यहाँ तक पहुंचूं कि मैं इनके साथ काम कर सकूं, आज उस सर्कल में हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ। उससे ज्यादा अभी कुछ सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि उनके साथ सीखने को इतना कुछ मिल रहा है और हर दिन एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच ही जाएंगे। एक तो सपने ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होते हैं। पहले बॉम्बे जाने का सपना था, बॉम्बे जाने के बाद आपको गाने का सपना था कि मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाऊं या किसी एल्बम के लिए गाऊं। वो भी चीजें होती चली गई, फिर आप उनसे और आगे बढ़ते गए। तो ये निरंतर चलने वाली चीजें खत्म ही नहीं होती। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक मैं सोचती थी कि काश मैं इनके साथ काम कर सकूं, आज मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो बस अभी तक यही सोच रही हूँ, गा रही हूँ चीजें, हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम सब कुछ, तो चीजें बाहर आएंगी और बहुत अच्छे से ही आएंगी, ईश्वर चाहेगा तो। बॉलीवुड में तो आपने गाया ही है बहुत सारे गीत, इसके अलावा किन किन देशों में आपने परफॉर्मेंस दिया है जो है? मैंने अमेरिका में परफॉर्म किया है, अमेरिका, यूरोप, मिस्र, इजिप्ट और आपका ये यूएई का पूरा एरिया जो है, मस्कट, दुबई, ओमान, शंघाई, जापान, हांगकांग, चाइना और क्या है, नैरोबी, अफ्रीका, ये सारी जगह, काफ़ी जगह कवर हो चुकी हैं और काफ़ी जगह अभी और, पूरा ग्लोब नहीं घूमी हूँ लेकिन पूरा ग्लोब घूमने का सपना है मेरा।
जी। और मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ सारे अपने दर्शकों से हाँ। और अपने शहर के बच्चों से जी। कि सपने देखना कभी मत छोड़िए। कोई अगर आपसे ये कहता है कि अरे ये का हुई, ये कैसे हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो आज आप सोच रहे हैं वो कल के कल ही पूरा हो जाए। हर चीज एक समय लेती है। जैसे दिन होने में 12 घंटे लगते हैं, रात होने में एक समय लगता है, एक साल गुजरने में 365 दिन लगते हैं। जी। तो इस तरह से किसी चीज को पाने के लिए भी समय लगता है। आपको उतनी शक्ति, उतनी ताकत उस चीज में देनी पड़ेगी। तो आप सपनों के बारे में सोचिए भी मत। आप ये सोचिए भी मत कि अरे ऐसा होगा ही नहीं। बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, वो सब होगा जो आप सोचते हैं। बस सपने देखना हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा भी सपना है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। तो थोड़ा मैंने कर लिया है, अब देखते हैं क्या क्या बाकी है, वो भी करते रहेंगे। खास तौर से जिस शहर से आप आती हैं, जौनपुर शहर, तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या सोचती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो अगर उनको रुचि है हाँ। किसी भी चीज में, जी। संगीत हो, डांस हो, एक्टिंग हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें उनको रुचि है, वो उसको करते रहें। डाउट ना करें खुद पे। जी। बिल्कुल भी डाउट ना करें। संगीत के लिए मैं, क्योंकि संगीत से हूँ, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, मैं सलमान के साथ मिलके ये सब चीज़ें हम बातें कर रहे हैं कि हम शहर के लिए अपने और क्या कर सकते हैं। जी। तो अभी से जब भी मेरा जौनपुर आना होगा या उत्तर प्रदेश जब भी आना होगा, तो मैं चाहती हूँ कि हम कोई वर्कशॉप करें जिसमें मैं उन्हें कुछ तो बता सकूँ जो भी मैंने सीखा है। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं जीवन भर का ज्ञान उन्हें दे सकती हूँ, लेकिन जो भी मैंने सीखा है वो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ और उन्हें मदद मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ होगी। और जो भी वर्कशॉप्स होंगे, ये जो भी सारी चीज़ें होंगी, इसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अभी भी क्लियर करना चाहती हूँ कि आप योग्य होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कोई भी गा रहा है और ऐसा, ये नहीं चीज़ें होनी चाहिए। एक ललक होना बहुत ज़रूरी है अपने काम के लिए, एक तड़प होनी बहुत ज़रूरी है काम के लिए। अगर आप में वो चीज़ है तो आपके शहर में सलमान हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, वो हर बात मुझ तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम जुड़े ही हुए हैं हर तरह से, और हम लोग जो भी कर सकते हैं उनको सिखाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए, वो बिल्कुल हम करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारे एल्बम के लिए गीत गाया है, कोई ऐसा जो एल्बम का गीत जो बहुत फेमस रहा हो? मैंने काफ़ी बंगाली गाने गाए हैं। अच्छा। तमिल तेलुगु अच्छा। इंडस्ट्री के लिए भी गाया है, और मलयालम गाया है, कन्नड़ा गाया है मैंने, मलयालम नहीं कन्नड़ा गाया है मैंने, भोजपुरी मैंने काफ़ी गाया हुआ है। यहाँ से जाने के बाद भी मैंने संतोष पुरी जी करके एक राइटर हैं, काफ़ी फिल्मों के लिए वो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी मैंने गाने गाए हैं। ये दर्शकों के लिए कोई हिंदी या बंगाली गीत सुना दीजिए। मैं एक बंगाली गीत 2 लाइनें गाती हूँ, आई होप मुझे उतना याद रहे वो चीज़ें। ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ हिंदी भी गाती हूँ। जी। राजीव दा, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलती करूं तो। दाओ ना शक्ति, दाओ गो भक्ति, पाप मुक्त मन, अनेक तारा नानो गो जनम पेछि যখন, চাই না কোনো বিত্ত আশা, চাই গো তোমার ভালোবাসা, তোমার রত্ন অলংকারে সাজাবো জীবন, সাজাবো জীবন। দাও না শক্তি, দাও গো ভক্তি, पाप मुक्त मन। बंगाली तो हम लोगों को आती नहीं, लेकिन वॉइस ऐसी है कि फिर भी जो है लगता है कि मैं सुनता ही जाऊं है ना? बिल्कुल जी। हिंदी के कोई गीत जो दर्शकों के लिए हमें सुना सकें? बिल्कुल, मैं कुछ पुराना गाना चाहूँ जी। बिल्कुल, वो चीज़ें सबसे कनेक्ट भी रहती हैं, बिल्कुल, सबको याद भी रहता है। और नए सिंगर्स को भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो नए गाने हैं, बहुत अच्छे गाने भी हैं, बहुत सुंदर गाने भी बन रहे हैं, लेकिन पुराने गानों में ना हमेशा एक नींव होती थी। जी।
चाहे रागों की नींव हो, चाहे स्वरों की नींव हो, जिस तरह से वो गा के चले गए हैं, लता जी, आशा जी, किशोर जी, रफ़ी साहब, तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं वो गाने। उनको हमेशा गाते रहिए, ये सोच के मत गाइए कि अरे पुराने गाने कौन सुनता है, ऐसा नहीं होता है। जी वो हमारी तैयारी के लिए बहुत अच्छी बात है वो। जी तो मैं लता जी का एक गाना जी गाती बिल्कुल। हूँ। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे वाह, गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए। कोई ऐसा गाना जिसे आपने गाया हो और लोगों से बहुत सारा प्यार मिला हो आपको, ऐसा महसूस आपने किया हो? बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हम लोगों ने जस्ट एक मजाक में हम सारे दोस्तों ने मिलके एक गाना बनाया था। हमने कवर किया था उस गाने को, जी लेकिन वो गाना बहुत रेज हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हमें पता ही नहीं चला कि वो गाना इतना रेज कब हो गया। उस गाने में अभी 42 मिलियन व्यूज़ हैं कुछ। वाह, किसी और ने उसे अपने चैनल पे डाला था जहाँ पे 2 करोड़ व्यूज़ हुए थे। जी तो इतने लोगों ने उस गाने को सुन लिया, हमें एहसास नहीं जी था। जी कई बार कंपनी ने उस गाने को डिलीट भी किया, उन्हें लगा कि हम मोनेटाइज कर रहे हैं उस गाने से, और जैसा भी। उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने उस गाने को अपलोड किया और फिर से उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हुए और सारी चीज़ें हुई। जी। स्पेशली बंगाल में तो कुछ हड़कंप मच गया था। हम एक शो के लिए एक बार बंगाल गए थे। अच्छा। मैं, अभिजीत सावंत, हम सारे बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे वो लोग आके सिर्फ मुझसे उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं कि मैम आपने प्लीज़ वो एक बार वो गाना गाइए, वो गाना गाइए। तो वो एक गाना शायद लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं वो 2 लाइनें गाती हूँ। जी जी बिल्कुल। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ये पूरा गाना है, YouTube पर आप जाके सुन सकते हैं। बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छे गाने हम लोग अभी रिसेंटली रिलीज करने वाले हैं, शायद 1-2 महीने में और भी रिलीज करेंगे। तो अच्छा है, आप लोग उसे प्यार देंगे तो अच्छा लगेगा। और भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।